नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान बस्तर में होना है, जो कि 19 अप्रैल को होगा। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए बस्तर पुलिस और बीएसएफ के जवान जगदलपुर बॉर्डर के चारों ओर चेक पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां आए दिन नक्सली घटनाएं होती रहती हैं। खासकर जब ऐसे चुनावी माहौल होते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसी घटना ना हो, इसलिए बस्तर पुलिस और बीएसएफ के जवान 24 घंटे चेक पॉइंट पर खड़े होकर सीमा के अंदर रहने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। जो है चुनावी माहौल बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है और सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है बीएसएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं बस्तर को बड़े ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जिस वजह से क्या है कि यहाँ कई बार ऐसे अप्रिय घटनाएं घट जाती है, जिसको लेके जो है लोग हमेशा सचेत रहते हैं। उसी को देखते हुए जो है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने और बीएसएफ के जो जवान है वो लगातार जो है जो सीमा से जो अंदर जो आने वाली गाड़ियां जो शहर के अंदर जो आ रही हैं उन गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। हम जैसे कि आपको दिखा सकते हैं जो लगातार यहाँ पर जो है गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। जो गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं खासकर उन गाड़ियों को विशेष तौर पर जो है ध्यान दे रहे हैं। और जो ये हमारे जवान यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि जो है ये गाड़ियों की जो जिस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, क्या मतलब किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। और जो है लोकसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कहीं ना कहीं इस संवेदनशील बस्तर क्षेत्र में जो है बहुत ही जो है निगरानी के साथ में यहाँ पर चुनाव को कंप्लीट किया जाता है। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अधिकतर देखते रहते हैं नक्सली घटनाएं लगातार यहाँ होती रहती हैं, जिसको मद्देनजर जो है रखते हुए यहाँ लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। और जो भी गाड़ियां शहर की ओर आ रही है, क्योंकि ये जो जगह है जहां हम इस वक्त मौजूद है, ये जगह जो है उड़ीसा बॉर्डर को भी मिलाती है और साथ में उड़ीसा से भी लोग जो है इधर आते हैं। और ये दोनों ही बॉर्डर जो उड़ीसा बॉर्डर से भी काफी सारे लोग यहाँ पर इंटर करते हैं, जिस वजह से जो है इस आसना चेक पॉइंट पे जो है इतने सारे है काफी सारे लोग यहाँ पर इस शहर में इंटर करते हैं। आइए हम जानेंगे कि यहाँ पर जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चेकिंग मतलब किस तरह की चेकिंग कर रहे हैं और गाड़ियों में खासकर क्या क्या देखा जा रहा है। और जो अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो संदिग्ध व्यक्ति के साथ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं कुछ करें कि आखिर किन किन चीजों की चेकिंग की जा रही है और क्या क्या चीजें गाड़ियों में देख रही थी। अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम केशवराम नोतियार है। मैं यहाँ का एसएसटी नोडल हूँ, आसना नाका चेक पोस्ट की। तो यहाँ जो इधर से रायपुर रोड से आने वाली गाड़ी सभी गाड़ी को चेक कर रहे हैं, पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। तब बीच में जाके हम लोग भी चेक कर रहे हैं कि क्या सही तरीके से चेक हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है करके। और उसको जितने भी प्रत्येक गाड़ी आ रही है उनको नंबर बकायदा नाम नंबर और उसको कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहा है ये इसको नोट कर रहे हैं हम लोग। और हम इनसे जानने की कोशिश करें कि अभी तक ऐसे कोई संदिग्ध गाड़ियां आपको मिली है जिनको लेके आपने कोई कार्रवाई किया हो या फिर कुछ? नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। अगर प्राप्त हो जाएगी तो उसको जब्ती करके शासन नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लगभग कितने घंटे की यहाँ पर ड्यूटी हो रही है? एक शिफ्ट 8-8 घंटे की है, 3 शिफ्ट में है यहाँ। एक सुबह 6 बजे से 2 बजे वाले है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो है यहाँ 24 घंटे जो है निगरानी की जा रही है और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना इस लोकसभा चुनाव में ना हो। मैं चिमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में संचालित पावर ग्रिड कंपनी की मनमानी से ग्रामीण और जनप्रतिनिधि परेशान हैं। प्लांट प्रबंधन की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि अब शासन प्रशासन को भी ठेंगा दिखा रहे हैं और प्लांट के बाउंड्री वॉल के बाहर सड़क किनारे लगे सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी। मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर अकलतरा एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
अकलतरा थाना के तागा गांव में संचालित पावर ग्रिड प्रबंधन की मनमानी से न केवल ग्रामीण परेशान हैं, बल्कि जनप्रतिनिधि भी हलकान हो गए हैं। पावर ग्रिड के अधिकारियों ने कॉलोनी के बाहर सड़क किनारे लगाए गए हरे भरे पेड़ों की कटाई कर दी और जनप्रतिनिधियों द्वारा मना करने पर उन्हें मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की धमकी दी गई। हम लोग जब से पावर ग्रिड बना है तब से गांव वाले बहुत परेशान हैं। अभी लगभग 200 से 250 पेड़ों को काट दिया गया है, जो एकदम छायादार था। आदमी राहगीर भी यहाँ रुक के कम से कम पानी पीने के लिए बैठते थे, और 250 पेड़ों को इन्होंने बिना अनुमति से काट दिया। उसके बाद गंदे पानी को नाला में बहाया जाए, जिसमें गांव के 2 मोहल्ले का गुजर बसर निस्तारी होता है। उसको मना करने पर सरपंच द्वारा मना किया गया, तो तुम कौन होते हो, ऐसा करके सरपंच को भी अनाप शनाप जवाब दिया गया। और ये पेड़ कटाई, इसके साथ साथ कई प्रकार के हमारा एक एनीकेट बना हुआ था, उसको भी ये डाइवर्ट कर दिए पानी को जेसीबी मशीन से जाकर, उसको भी मना किए। तो हम डायरेक्ट कलेक्टर साहब से बात करेंगे या ऊपर बात करेंगे, आप लोग यहाँ कुछ नहीं बोल सकते। बोला जनप्रतिनिधि है, हम तो बोल सकते हैं। अभी इन्होंने एक स्कूल बनवा रहे हैं इन्होंने, तो सरपंच जाके बोला कि आपने गलत ब्रिक्स का गलत छड़ का उपयोग कर रहे हैं, तो तुम कौन होते हो। ये पावर ग्रिड का CSR का पैसा है, हम जैसा चाहें ऐसा बनाए, ऐसा अधिकारियों का भी कहना है। कुल मिला के गाँव वाले बहुत परेशान हैं, और फिलहाल अभी ज्यादा परेशान इसलिए जब से श्रीहरि DGM यहाँ बन के आए हैं, किसी को सही तरीके से बात नहीं करते, रेबे से बात करते हैं, और बहुत गंदा व्यवहार है इनका। इससे पूरे जनप्रतिनिधि के साथ साथ गांव वाले और वर्कर बहुत ही रुष्ट हैं। पेड़ों कटाई के बारे में कुछ शिकायत आप लोगों की? हाँ, पेड़ की कटाई के बारे में हमने SDM साहब को, छुट्टी था इसलिए उनके WhatsApp माध्यम से हमने भेजा। माननीय हमारे विधायक महोदय को भी अवगत कराया। विधायक महोदय ने भी SDM से चर्चा की, फिर मेरे कॉल बैक करके बताया कि छुट्टी है, आप एक हॉट कॉपी उनके पास भिजवा दीजिए करके, और शिकायत हमने कर दिया है। और यदि इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो 1-2 दिन देख रहे हैं, नहीं तो हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, पूरे गांव वाले एक होकर जाएंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। सड़क किनारे लगे बड़े बड़े छायादार और फलदार पेड़ों की कटाई होने पर ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्लांट प्रबंधन द्वारा बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई कर दी गई। तागा के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि पावर ग्रिड प्रबंधन ने शासन द्वारा बनाए गए स्टाफ डैम को नुकसान पहुंचाया है। कॉलोनी के पानी निकासी और गंदे पानी को बहाने के लिए स्टाफ डैम शासकीय संपत्ति के पास के बड़े हिस्से को खोदकर स्टाफ डैम के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी शिकायत अकलतरा SDM से की गई और अकलतरा SDM ने मौका निरीक्षण के लिए पटवारी को आदेश दिए हैं। पावर ग्रिड ग्राम तागा में है, तेमा करीबन 200 से 250 पेड़ ला काट दिए, जेकरे नाम से SDM साहब ला शिकायत करे हैं WhatsApp जरिए से। अब छुट्टी रही से कल था, तो कौन काटे है, काबर काटे है? अब बेला पावर ग्रिड वाला बन काटे है। कल साहब मन यहाँ बुलाए था, ऑफिस आकर बात कीजिए, तो हम लोग ऑफिस क्यों जाएंगे, यहीं आए हैं। पंचायत के आदमी ग्रामीण भी हैं साथ में, यहीं बताओ क्या किस लिए काट रहे हो। तो नहीं ऑफिस है ये, तो हम लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, आप मौके पे आए बोले तो नहीं आए। कितना पेड़, कौन सा तरह पेड़ है, कौन लगाया थे? अब ये कुछ को पावर ही ग्रिड लगाए थे, कुछ पहले से ही था। करण का पेड़, फलदार वृक्ष अपना गुलमोहर है, महालीम है, बबूल का है, आम, इस तरह से सभी प्रकार के पेड़ थे उसमें। अभी कोई जांच में आया? अभी तो नहीं आया, फिलहाल नहीं आया। पटवारी आया है, पटवारी पंचनामा अपना तैयार कर लिया है पटवारी, वो भी मौके पर आकर देखा है। करीबन 200 से 250 पेड़ कट गया है। क्या चाहते हैं आप? अब इसका उचित कार्यवाही हो, नहीं तो पूरा ग्रामीण ग्राम पंचायत सभी जने जनप्रतिनिधि होकर कलेक्टेड जाएंगे, कलेक्टेड घेराव करेंगे। अगर शिकायत में अगर FIR दर्ज करवाना है हम लोग प्रबंधन। स्टाफ डैम है, उसका क्या स्थिति है? कौन बनवाया था, कब से बनवाया था, क्या फायदा होता था और कितने की लागत से कौन तोड़ा है? अब 2 मोहल्ले उसमें नहाना वहाना, अपना खेत वेत सब उसी में पलता है। और अभी उन लोग पावर ग्रिड में पानी भर गया है करके उसको JCB से साइड को पूरा खन दिए हैं, जिससे पानी भी नहीं रुकता और गंदा पानी पूरा पावर ग्रिड का उसको उसी में बहा रहे हैं। कितने साल पहले बना था? वो तो लगभग 6-7 साल बन गया होगा, 6-7। क्या चाहते हैं? उसका भी अच्छे ढंग से करे, उसको अच्छा से बनवा कर उसमें जो निस्तारी हो रहा है वो पूर्व के भांति होते रहे,
और ये इन लोग अपना गंदा पानी का व्यवस्था अलग से जमाए पावर ग्रिड वाले। स्टाफ डैम मैंने वो कितने लागत का बना होगा? उतना आइडिया नहीं है मेरे को। उसमें क्या किया, बाईपास डाल दिया बगल से पूरा तोड़ के पानी निकालने के लिए जेसीबी से खन कर पूरा साइड अस्तित्व मिटा दिए। एसडीएम के निर्देश के बाद पटवारी ने मौके का निरीक्षण किया और पावर ग्रिड बाउंड्री के बाहर कटे पेड़ों की गिनती की। साथ ही ग्रामीणों और प्रबंधन के सामने पंचनामा कर दिया गया। तो वहीं 200 से अधिक हरे भरे पेड़ों की कटाई होने की जानकारी एसडीएम को सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा करने की बात कही गई। देखिए, हमारे एसडीएम साहब के निर्देशन के अनुसार पावर ग्रिड तागा में पेड़ कटाई किया गया है, उसकी जांच के लिए आए थे। मौके पे पेड़ कटा है, दिख रहा है, लगभग 200 पेड़ के आसपास उसका पंचनामा बना लिए हैं और प्रतिवेदन फिर उच्च अधिकारी को अपने दे दिए। अब उनके ऊपर है कौन काटा है, किस तरह काटा है, कुछ पता? देखिए, पंचनामा में तो हम लोग मौका में तो दिख रहा है पेड़ कटा हुआ है। अब पावर ग्रिड वाले पूछने में बताएं कि सुरक्षा दृष्टि से कारणों से काटे हैं। परमिशन की बात तो नहीं है, वो बाकी अपने उच्च अधिकारियों से समक्ष हम बात करेंगे बोलते हैं, तो हम पंचनामा बना के अब उच्च अधिकारियों को अपने दे दिए। कौन कौन से पेड़ है? देखिए, इसमें जो सामने हम देखे हैं पंचनामा में, उसके हिसाब से कुछ बबूल, करंज, नीम ऐसे करके फलदार, छायादार, थोड़ा अधिकतर इसमें बबूल के पेड़ ज्यादा है। बड़े पेड़ अब बड़े छोटे नहीं कह सकते, देखिए काफी फिर भी एकदम छोटे छोटे पेड़ नहीं है। पेड़ कहने से भाई पौधा और पेड़ में थोड़ा अंतर होता है, तो पेड़ ही है। तागा में संचालित पावर ग्रिड के अधिकारी पेड़ों की कटाई के सवाल पर जवाब देने से बचते नजर आए, लेकिन पटवारी को बताया कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पेड़ों की कटाई की गई, लेकिन इसकी अनुमति ली गई है या नहीं, इस पर चुप्पी साधे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी हलचल और प्रचार भी तेज हो रहा है। बीजापुर से हमर राज पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र बुर्का ने भी चुनावी समर में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची है। वहीं पार्टियों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। हमर राज पार्टी से प्रत्याशी नरेंद्र बुर्का ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र बुर्का को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आराध्य देवी मेडारम समक्का सारक्का की पूजा अर्चना की और पहला पैम्पलेट देवी पर चढ़ाकर प्रचार का आगाज किया। बता दें कि नरेंद्र बुर्का के परिवार का राजनीति से पुराना नाता है, तो इस बीच बस्तर लोकसभा 10 से प्रत्याशी के लिए माहौल बनाने वाले जमीनी पदाधिकारियों के साथ पूर्व बीजापुर विधानसभा प्रत्याशी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सर्व आदिवासी समाज उपाध्यक्ष बस्तर संभागीय दोरला समाज अध्यक्ष अनिल बुर्का से बातचीत की गई। 2024 की लोकसभा चुनाव पहला चरण है, 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में होना है, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर में होना है, जिसमें कई प्रत्याशी मैदान में है और ये सीट जो है काफी चर्चित है। और लगातार जो प्रत्याशी उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किन मुद्दों पे वे जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ इनके सामने स्थितियां पैदा हो रही है, उनसे निपटने के लिए पार्टियां जो अपने स्तर पे किस तरह की तैयारी कर रही है। हमारे राज पार्टी से हमारे साथ मुझे इनकी राजनीतिक अगर बात करें, 2000 में वे सरपंच एलमीडी से चुने जाते हैं, 5 साल के बाद फिर वो सरपंच बन के उसी क्षेत्र का सेवा भी करते हैं और वर्तमान में जनपद सदस्य भी जो क्षेत्र क्रमांक 2 से है, 4 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अंतर्गत 11 गांव भी आते हैं। सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की चुनाव की तैयारी में कर रखे हैं, आखिर लोकसभा चुनाव लड़ने के पीछे आखिर क्या कुछ मनसा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर में। जी, मेरा नाम अनिल बुर्का है, मैं ग्राम पंचायत हिलमड़ी का रहने वाला हूँ, अभी वर्तमान में बीजापुर हूँ। मैं 2000 में उस सरपंच रहा, उस सरपंच के बाद सरपंच निर्विरोध चुना गया। गांव का विकास के लिए बहुत अच्छे ढंग से मैंने काम किया। उसके बाद मेरा पूरा परिवार, मेरा खानदान पूरा कांग्रेस समर्पित रहे। हम लोग कांग्रेस में मेरे परिवार के लोग शहीद भी हुए हैं और निरंतर मैं
कार्यकारिणी ब्लॉक अध्यक्ष रहते हुए उस समय स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। उसके बाद सरपंच रहते हुए 2010 में महिला सीट रही तो मेरी मिसेज को जनपद सदस्य में पैठ कराया। मेरी मिसेज भी चुनकर आई। उस समय कांग्रेस के 10 में से 7 प्रत्याशी कांग्रेस से जीत हुई है, 3 प्रत्याशी बीजेपी से थे। तो उस वक्त मेरी मिसेज का ब्लॉक अध्यक्ष बनना तय था, पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से सांठगांठ कर बीजेपी को समर्थन देकर उन्होंने बीजेपी को अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी मैंने कांग्रेस पार्टी में निरंतर कार्य करता रहा। उसके बावजूद भी मैंने सर, जो बस्तर की स्थिति राजनीति से जिस तरह से पृष्ठभूमि में आपकी राजनीति में रही, आपने जैसे बताया कि राजनीति में पहले से आप रहे, जिस तरह की स्थितियां आपने पेश किया है, कहीं न कहीं ये वजह जो कांग्रेस के आप रहे हैं, कांग्रेस के हमारे राज्य में आपने आया है। आखिर उस समय की राजनीति और वर्तमान की राजनीति आप किस तरह देखते हैं? उसके बाद मैंने अभी वर्तमान में 2019 में जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी में अपना नाम अप्लाई किया था। कहीं न कहीं मुझे विधायक के द्वारा, माननीय विधायक के द्वारा और माननीय कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा मुझे मना किया गया। भाई क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय चुनाव है, पार्टी में सिंबल नहीं होता है, मेरा जनाधार है, मैं जीत जाऊंगा। पर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ोगे। फिर भी एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ मैं अकेला, पूरी पार्टी कांग्रेस की एक तरफ, मैं अकेला। फिर भी मैंने चुनाव जीता। जीतने के बाद उस समय भी मुझे वरिष्ठ है, सब नए लोग हैं, इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, इस टाइप का आश्वासन दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को पार्टी से उपेक्षित मिला। फिर भी मैंने पार्टी के लिए काम निरंतर करता ही रहा। लेकिन जो क्षेत्र की समस्या को देखते हुए आज जो विकास होना था, वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, आज हमारे क्षेत्र में जितने भी जो हमारे आदिवासी है, हरिजन है और भी वर्ग के लोग हैं, जो जिनको पंचायत का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता था। आज भी पलायन करके लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जाते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं अपने क्षेत्र में विकास को लेकर। आज भी उसूर ब्लॉक में देखिए बहुत से विकास नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कागजों में ये सब चीज होने को दिखता है। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल जी आए थे, घोषणा किए थे बीजापुर में शैमल डोडी में एक तालाब बनी है। वो तालाब करोड़ों का स्वीकृति था, पर लेकिन आज वो 20 लाख के भी नीचे के बराबर तालाब है। आज बहुत से प्रेस वाले भी देखे, अधिकारी भी देखे, आज भी वो तालाब जैसा का वैसी है। और जब आवपल्ली आए थे तब भी उन्होंने घोषणा किया था आवापल्ली का तालाब का सौंदर्यीकरण और एक अपना रेस्ट हाउस तो बन गया। लेकिन आज भी आप जाके देखिए आवापल्ली के तालाब सौंदर्यीकरण किस टाइप का होना चाहिए, आज भी बिल्कुल वो तालाब के स्थिति भी नहीं दिख रहा है। यही सब चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने राजनीति में जिस तरीके से आपका अनुभव भी रहा, आपने जैसा बताया कि सिर्फ पार्टियां चाहे कोई भी रहे, हर पार्टी में आदिवासी के लोग रहते हैं और आप सर्वाधिक समाज के उपाध्यक्ष भी है, दोरला समाज संभागीय अध्यक्ष, और आपने सरपंच की चुनाव लड़ा है और जनपद सदस्य की चुनाव लड़ा है, लेकिन छोटी से क्षेत्र में। अब आप लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर बहुत बड़ा है, यहाँ जितने जिले यहाँ पर पहुंचना जिस तरीके से स्थिति, पैसे की जरूरत, बहुत सारी चीजें, संसाधन होना चाहिए। ऐसे में हमारी राज्य पार्टी लोगों तक कैसे पहुंचेगी, क्या कुछ विजन है इसके पीछे? देखिए, हम लोग, हमारे पास जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वन अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेशा कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 ही अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग को आज जैसे ग्राम सभा का अधिकार होना था वो नहीं है। आज हमारे जल जंगल जमीन कटाई हो रहा है, क्योंकि आज जंगल को बचाने वाले हम लोग हैं। धरती के आबा बिरसा मुंडा है, उनके नेतृत्व में हम लोग, और नागुल दोरला है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा है। तो आज हम हमारी हक की लड़ाई, हम संविधान में जो हमको अधिकार दिया है उसके अनुसार हम आज प्रत्याशी को हम कड़ा किए हैं। आज हमारे समस्या को, हमारे क्षेत्रीय समस्या को बोलने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। आज अगर इन लोग हमारे लोग ही है
जो बीजेपी कांग्रेस में। अगर ये लोग आज बोलते तो आज यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं रहती। इसीलिए हम लोगों ने अमर राज पार्टी से प्रत्याशी उतारा है और हम लोग गांव-गांव में जाके लोगों को सारी समस्या बता रहे हैं, विकास के बारे में बता रहे हैं। आज अगर मान लो शासन की समस्या जो योजनाएं लोगों को मिलती तो आज पलायन करके लोग आंध्र प्रदेश नहीं जाते। आज कहीं ना कहीं अपने गांव में ही उनको मूलभूत सुविधाएं मिलती। आज मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं और हम लोग निरंतर गांव-गांव जाके लोगों को वोट की अपील कर रहे हैं कि आप अपने मत का उपयोग करिए और आप अपने अधिकार को समझिए। हम अधिकार बता रहे हैं लोगों को, उनके अधिकार जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग स्थितियां ही रहेगी। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कम है अभी। शिक्षा स्वास्थ्य ये सब जरूरी है। ये सब चीजें नहीं होने के कारण ही हम लोग थोड़ा सा पिछड़े हुए टाइप का है। इसीलिए आज निरंतर हम लोग समाज को जगा रहे हैं और अमर राज से प्रत्याशी उतारे हैं। हम लोग गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं, हम लोग विजय बनाएंगे। सर, जिस तरीके से भारत की राजनीति है और छत्तीसगढ़ की राजनीति है, इसमें काफी कुछ अलग है। बस्तर के हालात ही कुछ अलग है। आए दिन लगातार यहाँ पर कुछ घटनाएं होती रहती है। नेताओं को प्रचार करने के लिए, लोगों तक जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना कर। ऐसे में अमर राज पार्टी खुलकर किस तरह लोगों तक पहुंचेगी और इस चुनाव में अगर अमर राज पार्टी को अगर जनता चुनती है तो किस तरह के काम जनता के लिए, मुख्य बिंदु क्या रहेंगे इसमें? देखिए, मुख्य बिंदु स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, ये मुख्य बिंदु रहेंगे। और जो हमारे क्षेत्र में रोजगार है, जो वास्तव में जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार आज तक नहीं मिल रहा है लोगों को, है ना। तो यही सब चीजों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और उनको गाइडेंस करेंगे और उनका मत का अधिकार बताएंगे। जिस दिन पब्लिक जाग जाएगी ऑटोमेटिक विकास के रास्ते खुल जाएंगे। तो लोकसभा सीट में एक कांग्रेस से कवासी लखमा जी है और बीजेपी से महेश कश्यप जी है, जो एक सरपंच भी है और एक विधायक है। ऐसे में आप किन्हें चुनौती मानते हैं? क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किस तरह लोग चुनेंगे? क्या तो वहीं सर्व आदिवासी समाज बीजापुर जिला अध्यक्ष अशोक तलांडी से भी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। अशोक तलांडी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। राजनीति में कहा जाता है कि जितने लोग साथ रहेंगे उतने ही मजबूत होते हैं। ऐसे में बस्तर की जो लोकसभा सीट है वो बहुमूल्य चित आदिवासियों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ रहती है और इनकी प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रतिनिधि और जो अध्यक्ष रहते हैं, जो समाजों के अध्यक्ष, कई इनकी भूमिका बहुत खास रहता है। ऐसे में सवाल है कि अमर राज पार्टी के साथ जो लगातार समाजों के जुड़े अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो लगातार साथ दे रहे हैं, ऐसे में क्या मतलब क्या कुछ पार्टी में भरोसा करते हैं? पार्टी किस तरह काम करते हैं समाज के लिए? सीधे जो हमारे बीजापुर सर्ववादी समाज के अशोक तलांडी जो हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की भी कोशिश। आखिर अमर राज पार्टी की विजन आखिर जिले में क्या कुछ है, जिले के साथ ही संभाग और छत्तीसगढ़ में किस तरह वर्तमान की स्थिति है, राजनीति की परिवेश में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है इस वर्ष। सबसे पहले तो हर खबर में आपका स्वागत है। आदरणीय येरोला जी, आपके हर खबर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, हम लोग निरंतर आज़ादी के समय से आज पर्यंत तक हमारे यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी को लेकर हम लोग यहाँ हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि हमारे स्वर्गीय सोहन पुटाई जी हमारे स्वप्न दृष्टा रहे, उसके बाद हमारे एक IAS महासचिव थे सर्व आदिवासी समाज के NS मंडावी साहब, और वर्तमान में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे गोंडवाना गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे अमर राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबर राम कोर्राम साहब, ये सबके नेतृत्व में हम लोगों ने विगत कई वर्षों से समाज से सत्ता की ओर, यानी कि 2013 में सर्व आदिवासी समाज का गठन हुआ। गठन होने के उपरांत हम लोगों ने यहाँ के समस्त समाजों के मूलभूत आवश्यकताओं से लेके हक अधिकारियों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सर्व आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो केवल
आदिवासी समाज का ही वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 5 अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में बहुत सारे समाजों के लोग एक समन्वय स्थापित करके दादाबाई के रूप में हम लोग जीना काना हर किसी के हक अधिकार होना चाहिए करके हम लोगों ने संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद हम लोगों को एक्चुअल में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे भारतीय कांग्रेस की पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हम लोगों को ठगा महसूस किया। जैसे कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, भारतीय संविधान के तहत हम लोग निरंतर वर्ष 2013 से जब राज्य गठन हुआ, समाज का जो सर्वादिवासी समाज का जो गठन हुआ, गठन होने के बाद जनसंख्या के अनुपात में हमको आरक्षण देने के लिए कहा। और जो मूलभूत आवश्यकता है, किसान को क्या चाहिए, आप बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हो, बड़े बड़े बैनर पोस्टर बनाते हो जिसमें करोड़ों को इन्वेस्ट करते हो जनता का पैसा को, वो जनता का पैसा का आप करोड़ों में केवल दिखावा के लिए, होल्डिंग के लिए, पोस्टर के लिए भी इन्वेस्ट करने के बजाय आप हमारे किसानों को समुचित सिंचाई का व्यवस्था, सरोवर बनाइए, एनिकेट बनाइए, बांध बनाइए, डैम बनाइए। उसके अलावा हमारे फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, पालतू मवेशी है, जीव जंतु से मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए जंगल को काटना नहीं चाह रहे। लेकिन सरकारें क्या कहती है, हम लोग किसानों को बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि किए होते आज किसान आबाद हो जाता और डबल फसल लेते। और हमारा बहुत पुरानी मांग है कि हम लोगों ने जब से जनपद अध्यक्ष मैं भी रहा, कम से कम 1999 में चुनाव लड़ा, उसके बाद 2009 तक मैंने जनपद पंचायत में पदस्थ रहा, चाहे पद कोई भी रहा, जनपद सदस्य अध्यक्ष। लेकिन राजनीति किसी की बपोती नहीं है, आज मैं नहीं हूं, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग, हमारा जो लाइन है, किसानों के समुचित सिंचाई, फसलों की सुरक्षा के लिए कारपेंसिंग और हमारे जो एजुकेशन सेक्टर में हम लोगों ने नागुल जी के नाम से समाज के तरफ से निरंतर 20 वर्षों से डिमांड करता रहा कि हमको आवपेली में कॉलेज होना चाहिए। और हम लोगों ने कुटरू में भी हम लोग निरंतर डिमांड करता रहा, वहां भी कॉलेज होना चाहिए। अभी हमारा तीसरा मांग है कि हमारे लोगों को शिक्षित करके योग्य बनाने के उद्देश्य से हम लोगों ने समाज से सत्ता कोर के नाम से हमर राज पार्टी बनाया है, जिसमें बहुत सारे अधिकांश IAS, IPS, IFS हमारे पुराने से पुराने कांग्रेसी के नेता लोग या बीजेपी के नेता लोग इसमें नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा एक अंतिम मांग ये है कि हम लोगों को हमारे अंदरूनी क्षेत्र के, इंटीरियर क्षेत्र के लोगों को डोडा, पूनम डोडा पेद्दा के नाम से बेंगलुरु में कॉलेज भी होना चाहिए, ऐसे मांग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा पूर्व में जो संचालित ग्रामीण बच्चों को शिक्षा को अग्रसर करने के उद्देश्य से पूर्व में जो संचालित जो स्कूल हैं जो बंद पड़े, कुछ को तो दिखावा के लिए चालू किए, लेकिन जो वास्तव में जो 500 की दर संख्या में या 100 की दर संख्या में जो अस्थल छात्रावास होना चाहिए, वो जहां का वहीं मैंने एक संलग्नीकरण के रूप में विस्थापित है। और उचित मूल्य की दुकान, हमारे किसानों को क्या चाहिए, शासन द्वारा जनता का पैसा से जो उनको प्रति परिवार के साथ, परिवार के जनसंख्या के अनुपात में जो। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।